एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसके ऊपर चिंतन करने के लिए, इससे पहले कि मैं वार्ताकारों की रिपोर्ट के ऊपर कुछ टिप्पणी करूं, मैं मानता हूं कि जिस संदर्भ में ये समस्या पैदा हुई उसको समझ लेना और उसका ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण कर लेना बहुत आवश्यक है। 15 अगस्त को ये देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, और इस देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। मैं कई बार मानता हूं कि इतिहासकारों ने भी उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया। दिसंबर 1949 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। आजादी के बाद वो केवल 26 महीने जिए, और उस 26 महीने में जो प्रमुख काम उनका था, 47 में दंगे हुए, लोगों को पुनः स्थापित करना था, रिहैबिलिटेशन करना था, लेकिन उस सबसे बड़ा काम इस देश को एक करने का था। इस देश में राजे महाराजा थे, कई रजवाड़े थे, और हर रजवाड़े को एक करना, उस एक करने का काम इसलिए भी कठिन था कि हर बादशाह की अपनी विचारधारा थी, अपनी ईगो थी, अपना स्वाभिमान था। कोई दूसरे के साथ जुड़ के उसके नीचे रहकर काम नहीं कर पाता था। अपने राजघराने छोड़ के इस देश का हिस्सा बन जाओ, ये इतना सरल काम नहीं था। और मैं इसलिए कहता हूं कि इतिहासकारों ने पूरा न्याय नहीं किया कि उस 26 महीने के जीवन काल में लगभग 535 रजवाड़े थे, जिनको जोड़ के इस देश का जो मानचित्र है वो बना। But for Sardar Patel, the geography of India would not have been what it is. और ये सरल काम नहीं था। इस काम के लिए साम दाम दंड भेद, कुछ देशभक्त थे, हम भारत का अंग हैं इसलिए साथ आ गए, कुछ का स्वाभिमान था। सरदार पटेल ने अपने जीवन काल में जो उनके सहयोगी थे, वीपी मेनन, उनसे कहा कि आप इतिहास के लिए जो काम हमने किया है, कम से कम 2 विषयों पर इतिहास लिखकर जाना। तो वीपी मेनन ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक है कि अंग्रेजों से हुकूमत कैसे आई, द ट्रांसफर ऑफ पावर, और दूसरी द मर्जर ऑफ स्टेट्स। सरदार पटेल डॉक्यूमेंट्स, जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस थी, वो भी उपलब्ध है। असंभव काम था राजस्थान के सब रजवाड़ों को एक करना, जिनकी अपनी सेना थी, who were a complete sovereign, अपना स्वाभिमान था। तो इन्होंने पहले संविधान में राज्यपाल शब्द प्रयोग नहीं किया, राज प्रमुख बनाए। उन्हीं में से एक को राज प्रमुख बना दिया और फिर उनको लेकर आए। अगर निजाम हैदराबाद ने इनकार किया कि मैं देश का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो वहां पुलिस एक्शन हुआ। जूनागढ़ सौराष्ट्र में है, गुजरात में, हिंदू बहुत इलाका था, हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, पर उसका जो रूलर था वो नवाब था।
उसकी सारी सीमाएं भारत की थी। गुजरात के सौराष्ट्र में था कोई सीमा, पाकिस्तान जो सीमा बनी उसके साथ मिलती नहीं थी। नवाब जूनागढ़ ने अपने रजवाड़े को पाकिस्तान के साथ मर्जर अनाउंस कर दिया। अब इस परिस्थिति से कैसे निपटोगे? वो विचित्र प्रकार का शासक था। वहां पर जनता में से बगावत खड़ी कर देना और उस बगावत के फलस्वरूप नवाब को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जैसे बाकी ये 370 जो टेम्परेरी था इसको समाप्त किया जाए। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इस 370 को बनाए रखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। उससे अगली कड़ी पर चढ़ जाओ तो पीडीपी कहती है सेल्फ रूल। उससे और एक ऊपर कड़ी पर चढ़ जाओ तो जो अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो कहते हैं आजादी। उसमें दो तरह के लोग हैं, एक कहते हैं आजादी और दूसरे कहते हैं पाकिस्तान। जब मैंने कहा कि इतिहास को यह निर्णय करना पड़ेगा तो निर्णय यह करना पड़ेगा कि ये जो अलग अस्तित्व की कल्पना थी, कम से कम 60 साल 65 साल बाद जब ये इंटरलोक्यूटर्स आए हैं, ये इतिहास को तो देख ले। ये अलग सोच, ये कमजोर संवैधानिक और राजनीतिक रिश्ता, इसकी जो 60 साल की यात्रा रही है, ये यात्रा उसको इस देश का अटूट अंग बनाने की दिशा में रही है, या ये सोच बढ़ते 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 अलग अस्तित्व से बढ़कर अलगाववाद की तरफ जा चुकी है। एंड द जर्नी अनक्वेश्चनेबली इन मेनी माइंड्स हैज बीन फ्रॉम अ सेपरेट स्टेटस टू सेपरेटिज्म। ये वो यात्रा रही और इस यात्रा को रोका जाए, इसको कुचला जाए और इस सोच और जहनियत को बदला जाए, उसकी चिंता नहीं है। दूसरी तरफ आप जो राजनीतिक स्थिति इस देश के बाहर की है उसके ऊपर भी चिंतन कर लें। वो बाहर की स्थिति यह है कि मैंने आरंभ में कहा कि पाकिस्तान ने कभी मानसिक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया कि जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा है, और इसलिए पाकिस्तान ने इस देश के साथ कई कन्वेंशनल वॉर्स लड़े। पहली लड़ाई जो लड़ी उसका हिस्सा 1/3 कश्मीर का हिस्सा ले गए, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, और पाकिस्तान को लगने लगा कि इस कन्वेंशनल वॉर के माध्यम से हम भारत को हरा नहीं सकते, भारत की कन्वेंशनल वॉरफेयर की ताकत ज्यादा है। जनरल साहब यहां बैठे हैं, उस युग में यह आकलन होता था कि कन्वेंशनल वॉर में हमारी कैपेसिटी पाकिस्तान की तुलना में 1 अगेंस्ट 3.5 है। जो आज ये जो फासला है थोड़ा कम हुआ है मॉडर्न वॉरफेयर। और इसलिए 80 के दशक में एक वैकल्पिक नीति पाकिस्तान ने बना ली कि अब कश्मीर के अंदर युद्ध के माध्यम से काम नहीं बनेगा, आप सीमा पार से आतंकवाद भेजो, वहां अलगाववादी खड़े करो और उन अलगाववादियों की इतनी मदद करो कि भारत में एक असुरक्षा का माहौल और उस असुरक्षा के माहौल के साथ साथ एक हिंसा और आतंक का माहौल वो अलगाववादी बना। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी फेल, सो दे केम टू द सेकेंड फेज। और जो 90 के दशक में और आज से 8-10 साल पहले तक हमने देखा, वो रणनीति ये थी, उसका बहुत नुकसान हुआ। कारगिल भी उसी रणनीति का एक हिस्सा था। लेकिन आतंकवाद के साथ 2 कठिनाइयां थी। पहली कठिनाई यह थी
कि आज आतंकवाद के माध्यम से कोई चीज हासिल करी जाए, पूरा विश्व उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। आतंक के खिलाफ एक माहौल है, इट इज एन एंटी टेरर एनवायरनमेंट। द ग्लोबल एपेटाइट टू एडजस्ट एंड एक्सेप्ट द फ्रूट्स ऑफ टेरर डज नॉट एग्जिस्ट। और इसलिए, और भारत की भी जो ताकत थी, द माइट ऑफ द इंडियन स्टेट टू फाइट टेरर एंड क्रश टेरर, ये भी बढ़ गई थी। हमारा भी नुकसान होता था, लेकिन उन आतंकवादियों को भी हम कुचल देते थे और दुनिया उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसलिए पिछले 5-7 साल से पाकिस्तान ने और अलगाववादियों ने रणनीति बदली, और उस रणनीति का तीसरा चरण यह था कि आप भारत के अंदर बैठे अलगाववादियों का, सेपरेटिस्टों का प्रयोग करो। तो अमरनाथ आंदोलन में जो हुआ वो इस रणनीति का पहला चरण था। स्टोन थ्रोइंग जो हुई वो इस रणनीति का दूसरा चरण था। यू प्रोवोक अ कॉन्फ्लिक्ट। अब अमरनाथ आंदोलन में क्या कॉन्फ्लिक्ट था कि लाखों श्रद्धालु अमरनाथ जी के श्राइन पर जाते हैं, और उस श्राइन पर जब जाते हैं कश्मीर की भी अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। ये जब आएंगे तो इनके शौचालय, टॉयलेट्स के लिए, हेल्थ के लिए, रहने के लिए तो थोड़ी सी जमीन कोई भी समाज देता है पिलग्रिम्स को, जमीन नहीं दी जाएगी। तो भारत के लोगों ने, जम्मू के देशभक्तों ने कहा कि जमीन क्यों नहीं दी जाएगी, तो उसको लेकर हजारों लाखों लोग सड़कों पे आ गए। लेकिन उसका यह असर हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से पहली बार अगर वहां से 2 लोग सड़कों पर आए तो जम्मू से 10 आए। मैंने बहुत आंदोलन देखे, जेपी का आंदोलन भी देखा, अन्य आंदोलन देखे। जो स्पॉन्टेनिटी मैंने अमरनाथ आंदोलन में जम्मू में देखी, मैंने अपने जीवन में देखी। पूरी इमरजेंसी में 1.5 लाख लोग जेल गए थे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में 50,000 गए थे। केवल जम्मू छोटा सा प्रोविंस है, एक दिन में 8-8, 10-10 लाख लोग जेल जाने को तैयार हो। मैं एक दिन वहां गया, वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, तो पुलिस ने मुझे अनुमति दी, एक वहां होटल है, वहां जाकर अपने लोगों से मीटिंग करने की। वहां से एक मंदिर में पता चला लोग इकट्ठे हैं बहुत सारे, तो मुझे वहां तक जाना था, पुलिस ने अनुमति दी। तो मैं वो 5-6 किलोमीटर तो चला, तो मैंने देखा सेना के लिए भी कर्फ्यू इन्फोर्स करना इम्पॉसिबल था। जिस गली मोहल्ले से गाड़ी निकलती थी, हजारों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए लोग सड़कों पर उतर आते थे, और देश के हक में और सेना के हक में नारे लगाते थे, और सैनिक असमर्थ थे कि कैसे कर्फ्यू इन्फोर्स करें। इसलिए अमरनाथ आंदोलन में हमने देखा कि घाटी के अंदर ये दुनिया को चित्र दो कि हम शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे, और निमंत्रण दो छोटी मोटी हिंसा करके पुलिस और सेना को कि हमारे ऊपर अत्याचार करे। अत्याचार में या उस पर लाठीचार्ज करे, गोली चलाए। अब ये जो स्टोन थ्रोअर्स लाए थे, इसका क्या उद्देश्य था? बच्चा स्कूल जाता था तो उसके बैग के अंदर किताबों के साथ 5 पत्थर डाल दो। अब पत्थर से कोई मरेगा नहीं, लेकिन अगर 20,000 की भीड़ 5-5 पत्थर मारेगी एक छोटी सी पुलिस पिकेट पे, तो वो हथियार और मशीन गन से भी बड़ा हथियार बन जाता है। और सैकड़ों सैनिक सीआरपीएफ के, आर्मी के अस्पतालों में भर्ती थे, उनके लिए कोई आंसू बहाने को तैयार नहीं था, लेकिन पत्थर मारने वालों को, स्टोन थ्रोअर को क्यों रोका? पाकिस्तान की रणनीति थी कि जो सैयद अली शाह गिलानी जैसे उसके समर्थक हैं, उनके माध्यम से दुनिया को यह संदेश दो कि देखिए छोटे छोटे बच्चे, नौजवान सड़कों पर आए हैं, कोई हथियार नहीं है, हिंसा करो और हिंसा को प्रवोक दो, प्रोत्साहन दो। और उस हिंसा के दौरान अगर पुलिस सुरक्षा करते हुए इसमें 2-4 लोगों की मृत्यु हो जाए तो उसको भावुक विषय बनाकर, नागरिक अधिकारों का विषय बनाकर सड़कों पर उतारो, और फिर कहो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दो।
और वहां के मुख्यमंत्री कहे हटा दो, केंद्र कहे हम सोचेंगे। सेना विरोध कर, दो ही लोग विरोध करते थे, क्या सेना या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहां सेना या सीआरपीएफ या बीएसएफ जाएगी स्थानीय पुलिस की सहायता करने के लिए, और अपने कार्रवाई में कोई कार्रवाई करती है, तो आप सेना के या उनके अधिकारियों पे मुकदमा नहीं चला सकते जब तक आप केंद्र सरकार से अनुमति नहीं लेंगे। आर्मी को डिमोरलाइज करने के लिए इसको हटा दो। मैंने वहां के सेना के प्रमुख लोगों से पूछा और सीआरपीएफ के कितनी एप्लीकेशंस आई हैं कि हम आपके खिलाफ मुकदमे चलाना चाहते हैं। इसे हमारे 2500 सीनियर ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करने की एप्लीकेशन आई है। मैं मानता हूं कि जो देश के लिए जीवन देता है उसका साथ ना देना, इसमें तो कोई कृतज्ञता नहीं कि those who are leading a life of risk, you do a disservice to them कि after you have saved the country, we will prosecute you. और आज इनको अधिकार दे देंगे कि आपके खिलाफ मुकदमा चलाए। तो कानून केवल कहता है कि किसी ने सचमुच में अत्याचार किया है, गलत किया है, तो मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार दे देगी, जैसे सैंक्शन का प्रावधान होता है। So we are sanctioned also. Give us an unrestricted right to prosecute the army, ताकि सेना वाला गोली चलाने से पहले अपना ध्यान नीचे रखते कि मेरे पे मुकदमे चलने वाले हैं। एएफएसपीए में केवल ही बात रही है और कोई दूसरा विषय नहीं। अब इस परिस्थिति में आपके पास केंद्र की सरकार है, ये जब यात्रा पूरी हो गई तो इसके साथ कैसे निपटा जाए, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि सरकार के पास इसमें कोई सोच नहीं है। द गवर्नमेंट हैज रन आउट ऑफ आइडियाज हाउ टू डील विद दिस। ये जो शब्द अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के संबंध में आजकल प्रयोग होता है, पॉलिसी पैरालिसिस, ये पॉलिसी पैरालिसिस की नीति निर्माण में आपको लकवा मार गया है कि आपके पास कोई सोच नहीं बची कि हाउ टू डील विद द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक यही परिस्थिति वहां, तो प्रधानमंत्री जी 2 साल में एक बार वहां चले जाते हैं। पहली बार उठ गए तो उन्होंने कहा कि मैं 5 वर्किंग ग्रुप बनाया, वो डेड लेटर बन गए। भारत का और कश्मीर का रिश्ता क्या होना चाहिए, एक वर्किंग ग्रुप बना, दुर्भाग्य से मुझे उसका सदस्य बना दिया गया। उसकी एक तो मीटिंग हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, प्रोसीजर तय हुआ, उसके बाद 2.5 साल हमें पता ही नहीं चला क्या, कोई रिपोर्ट नहीं बनी, कोई चर्चा नहीं हुई। एक दिन मैंने पढ़ा कि एक सरकार का अधिकारी जाकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप आया है, तो मैंने पत्र लिखा और प्रधानमंत्री जी का एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जो उसके चेयरमैन थे, जस्टिस सलीम अहमद। मुझे पता चला कि आपने तो कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई, कोई चर्चा नहीं हुई इन विषयों पे, इट्स अ फेक डॉक्यूमेंट। मुझे पता चला कि उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ था कि जिन 2 मीटिंग्स में मैं गया उसमें भी हर 15 मिनट के बाद कमरे में चले जाते थे दवाई खाने के लिए, कि जिस तारीख की रिपोर्ट है उस दिन वो स्वस्थ थी। इट वॉज अ रिपोर्ट विच द ऑथर ऑल्सो डिड नॉट नो व्हाट ही हैड रिटन। तो मैंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, ये किसने बनाई, किससे चर्चा हुई, मैं उसका सदस्य हूं, मुझे मालूम नहीं, कोई ड्राफ्ट नहीं सर्कुलेट हुआ, ड्राफ्ट की बात छोड़िए, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। एंड आई डाउट इफ द ऑथर ऑफ द रिपोर्ट इज फिजिकली इन अ कंडीशन टू राइट अ रिपोर्ट और इवन अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन देयर। तो ये परिस्थिति थी कि यू हैव रन आउट ऑफ आइडियाज। दूसरी बार गए तो संसद में हमने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, रिपोर्ट तो पीछे रह गई, एक नया शब्द बना दिया, अब साइलेंट डिप्लोमेसी चल रही है। ठीक है, डिप्लोमेसी तो साइलेंट ही होनी चाहिए, लेकिन साइलेंट डिप्लोमेसी क्या थी हमें समझ नहीं आई। फॉरेन पॉलिसी में एक शब्द का प्रयोग होता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, कि चुपचाप पीछे लोग वार्ताकार बात करते रहे।
तो जब मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में हटे राष्ट्रपति से, तो लंदन में जाकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी बहुत आगे बढ़ गई थी, और जो विषय वो उस इंटरव्यू में बताते हैं उनको पढ़कर इस इंटरलोक्यूटर्स रिपोर्ट को पढ़ लो। यू विल हैव अ सॉफ्ट बॉर्डर, वी विल कंसीव ऑफ अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, कैंटोनमेंट्स को कम किया जाएगा। इस तरह के सुझाव वो अपने देने लग पड़े। भारत ने कहा नहीं, हमारी कोई इसमें बात नहीं है। जब तीसरी बार गए तो कहा अब हम 3 वार्ताकारों को बना रहे हैं। अब 3 में से पीछे जो कांड हुआ, जिसको अमेरिका में सजा हुई, मिस्टर फाई जो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान सरकार ISI से पैसा लेते थे, और भारत में ये जो बहुत प्रगतिशील लोग हैं इनको निमंत्रित किया करते थे, और अमेरिका में भी लॉबिंग करते थे। अमेरिका में अनऑथराइज लॉबिंग ऑफेंस होता है, वहां लॉबिस्ट को रजिस्टर करना पड़ता है। तो भारत के विभिन्न बुद्धिजीवी भी वहां गए, तो पता चला 3 में से 2 वार्ताकार भी फाई के साथ चले गए थे उसके खर्चे। तो कश्मीर पर बोलने वालों में मैं हमेशा कहता हूं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, देयर आर इंडियंस एंड देयर आर 5 इंडियंस। अब ये 5 इंडियंस की सोच क्या है, ये इस रिपोर्ट में से सामने स्पष्ट होता है। अब जो पत्थर मार रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जो लोकल मॉड्यूल्स देते थे आतंक को मदद करने के लिए, जो अमरनाथ आंदोलन में हिंसा प्रवोक कर रहे थे कि जो यात्री जाता है उसको कोई सुविधा ना मिले, उसके लिए जमीन ना मिले, टॉयलेट और हेल्थ केयर के लिए कोई जमीन ना मिले सुविधा के लिए, अमंग्स द पीपल देयर इज अ सेंस ऑफ विक्टिमहुड। अब आतंक करने वाले के लिए तो राष्ट्र की जिम्मेवारी है, पुलिस और सेना की जिम्मेवारी है कि देश को बचाना। अगर आतंकवादी पर पुलिस और सेना काम करती है तो वो सेंस ऑफ विक्टिमहुड पैदा हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि हमें बहुत चिंता है कि वो जो टेम्पररी प्रोविजन था 370, जिसको पंडित जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा, ये टेम्पररी शब्द हटा दीजिए, इसको स्थायी कर दीजिए, स्पेशल प्रोविजन कर दीजिए। जो 1953 से लेकर भारत के कानून कश्मीर पर लागू हुए हैं, उनका पुनः विचार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बना दी, टर्न द क्लॉक बैक। तो फुल मर्जर से लेकर स्पेशल स्टेटस, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, आजादी, हम ये उल्टी यात्रा एक बार फिर आरंभ करें। अब मैं आपको बताऊं कि कई बार भारत सरकार का, किसी भी तरह की सरकार हो, जब शासन में हो तो देश बचाना पड़ता है। 1970-75 में तो कोई आतंकवाद नहीं था, लेकिन जब अकॉर्ड हुआ 1975 का, तो जो लोग उस अकॉर्ड को नेगोशिएट कर रहे थे, जब शेख साहब को उन्होंने कंसेशंस दिए, तो एक कंसेशन उनसे भी ले लिया जो प्रशंसनीय था, कि टेररिज्म को डील करने का जो अधिकार होगा वो केंद्र का होगा, कानून बनाने का भी और कार्रवाई का भी। ये उस अकॉर्ड का हिस्सा है। अब शेख साहब ने कंसीड कर दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कोई कानून नहीं बनने दिया, असेंबली का रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ। सन 88 में जब जगमोहन जी राज्यपाल थे और जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक असेंबली के सारे अधिकार गवर्नर शासन में राज्यपाल के पास होते हैं, तो जगमोहन जी ने उसको लागू कर दिया अपने लेजिस्लेटिव पावर पर। और इसलिए कश्मीर में आतंकवाद के साथ निपटने का अधिकार केंद्र के पास आ गया।
लेकिन जब रिव्यू होगा और ये 1953 की दिशा में यात्रा आरंभ होगी, तो मैं नहीं जानता कि ये रिपोर्ट, इसका उद्देश्य क्या है। एलओसी को व्यवसाय, व्यापार, टूरिज्म और मिलने जुलने के लिए खोल दिया गया है, सॉफ्ट बॉर्डर कर दिया है, जो मुशर्रफ ने कहा। अर्थव्यवस्था तब मजबूत होती है जब राजनीतिक स्थिरता होती है। जहां AK-47 होती है वहां अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। आप कहो कि वहां SEZ बना दो, ना कोई डॉलर का निवेश करेगा, ना कोई रुपए का निवेश करेगा जब तक AK-47 और बम बारूद वहां से हटेगा, या कर्फ्यू लगता है। मैं ये मानता हूं कि कश्मीर के जितने लोग हैं, कश्मीर घाटी में रहने वाले, उनके साथ सबसे अधिक अन्याय किसी चीज ने किया है तो वो धारा 370 ने किया है। अगर आप जमीन नहीं खरीद सकते तो आप वहां होटल नहीं बना सकते, आप वहां उद्योग नहीं लगा सकते। अस्थिरता है, हिंसा है, तो आप निवेश क्यों करेंगे? निवेश तो वो आदमी करता है जिसको कोई पूंजी वापस मिलेगी, कोई मुनाफा मिलेगा, तब लाभ होगा। इस राजनीतिक परिस्थिति में क्या व्यवसाय होगा? और अभी तक तो वहां से सामान एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, टेरर एक्सपोर्ट हो रहा था। और जब तक आपके पास गारंटी नहीं है कि ये टेरर का एक्सपोर्ट बंद होगा, तो तब तक आप सीमा को कैसे खोल सकते हो? आप बॉर्डर को सॉफ्ट बॉर्डर कर दो, अब 356 लगाओ, तो कभी भी 3 महीने से ज्यादा नहीं लगा। बहुत अच्छी नीति है। जब पंजाब में आतंकवाद था तो संविधान में है 6 महीने, 6 मंथ्स अटकाए, तो 6-7 बार संविधान बदलना पड़ा था, क्योंकि उस खौफ माहौल में आप चुनाव कैसे करवा सकते? अब आप सरकार, अगर टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, और ऐसी परिस्थिति लगती है कि ऐसी असेंबली चुन के आ सकती है जो कैसा भी प्रस्ताव पास कर दे, आप केंद्र के संसद के पास, सरकार के पास हर परिस्थिति से निपटने का अधिकार होना चाहिए। उसके अधिकार को छीन दो। मुझे किसी दूसरे सबूत में नहीं जाना। पंजाब का उदाहरण है कि 80 के दशक में कितने वर्षों तक असेंबली सस्पेंड रही, जब तक 90 के आरंभ में चुनाव दोबारा शुरू नहीं हुए, और हर बार संविधान बदलना पड़ता था 6 मंथ्स एट ए टाइम। तो राजनीतिक परिस्थिति के मुताबिक केंद्र की संसद काम करेगी, केंद्र काम करेगा, लेकिन उसका अधिकार कम कर दो। पार्लियामेंट के अधिकार को इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एनर्जी और वाटर रिसोर्स तक सीमित कर दो। टेलीकम्युनिकेशन है वो भी छीन लिया। मैं इस पे एक बुनियादी प्रश्न पूछता हूं, और मेरा इस सोच के साथ ये जो ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, 370 की सोच है, कश्मीर की बुनियादी समस्या क्या है? टेररिज्म, पाकिस्तान इनएबिलिटी टू कम टू टर्म्स दैट कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। उस आतंक की वजह से लोगों के ऊपर कई बार कार्रवाई हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाते हैं। रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसका सुनील जिक्र कर रहे थे। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए बेरोजगारी है। इनमें से कौन सी समस्या ऐसी है केंद्र में और राज्य में एनसी की सरकार थी, फारूक साहब चीफ मिनिस्टर, तो कुछ महीनों के लिए मुझे इस विषय पर चर्चा करने की सरकार से औपचारिक जिम्मेवारी थी। तो एनसी के कुछ बहुत वरिष्ठ नेता थे, वो आते थे। तो चर्चा के बाद मैंने पहली मीटिंग में पूछा कि इन समस्याओं से हल ढूंढने के लिए कौन से अधिकार की कमी विधानसभा को या सरकार को महसूस होती है। तो उत्तर मिलता था कि आप ये वकीलों वाला सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये तो राजनीतिक दृष्टि से लोगों को खुश करने के लिए हमें कहना पड़ता है। अब समस्या का और जिस हल को सुझाया जा रहा है कि अधिकार और दे दो,
केंद्र के कम कर दो, राज्य के ज्यादा कर दो। कौन सा ऐसा अधिकार है जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं है। आप अर्थव्यवस्था को बढ़ाइए, मैं उसका स्वागत करता हूं। रीजनल काउंसिल्स बनाइए, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन उसका लाभ तब होगा जब वहां शांति होगी। केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ाओ, रोजगार के अवसर दो, ये कहने से अवसर नहीं मिलेंगे। जब शांति होगी, जब लोग वहां निवेश कर पाएंगे, वहां जमीन खरीद पाएंगे, वहां जाके घर बना पाएंगे। मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन में गया था। जितनी भी ऑल पार्टी डेलीगेशन कई बार जाती है, मुझे लगभग हर एक में जाने का अवसर मिला। तो जब प्रतिनिधिमंडल मिलने आते थे, ये कश्मीर में भी हुआ, ये जम्मू में भी हुआ। सुनील सेठी जी भी उसका आए थे डेलीगेशन में, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो पाकिस्तान के पीओके के क्लेम को लेजिटिमाइज करना भारत संसद का 1994 का सर्वसम्मति का प्रस्ताव है। ये हमारा हिस्सा है, आपने युद्ध के माध्यम से छीना है, हमें वापस दीजिए। हम इसलिए उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके कहते हैं। मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो इस रिपोर्ट में पीओके शब्द कहीं नहीं। पहली बार इस देश के इतिहास में उन्होंने शब्दावली बदल दी। When you change the dialect, when you change the idiom, it reflects a mindset. ये रिपोर्ट कहती है हर जगह पर जहां उसका जिक्र आता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, इस देश में ये शब्दावली कभी यूज नहीं, कभी प्रयोग नहीं। We are therefore not calling that part of Kashmir as occupied territory. We are calling it a territory administered by Pakistan and legitimizing it. और उसके साथ और भारत के साथ सीमा खोल दो, और फिर वो मुशर्रफ का अगला सुझाव कि जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, उस दिशा में बढ़ जाए। ये इस तरह के सुझावों के साथ ये अपने आप में बड़ा हुआ है। आप इस रिपोर्ट, कई बार अंग्रेजी में कहावत है, द मिस्चिफ लाइज ऑलवेज इन द डिटेल्स। तो कई बार आप पूरी रिपोर्ट पढ़ो तो आपको उसका मिस्चिफ समझ में आएगा। रिपोर्ट में एक जगह पढ़ा, इतिहास का क्योंकि स्वीप बदल वापस भेजनी है, तो उसमें एक प्रावधान डाल दिया इस रिपोर्ट में कि अगर सबकी सहमति हो तो एक बार फिर राज्यपाल शब्द गवर्नर की शब्दावली को बदला जा सकता है। तो लेट्स गो बैक टू सर्दन रियासत। लेकिन क्योंकि सोचने का तरीका, ज़हनियत, माइंडसेट कमजोर था, तो इससे संतुष्ट नहीं हुए। दूसरी जगह पे लिखा, the words chief minister and governor should be translated in Urdu and the Urdu expression also. इस सुझाव को मान लीजिए। अब किसी तरह से चीफ मिनिस्टर का उर्दू में तर्जुमा कर दीजिए तो वो वजीर आजम बन जाएगा। गवर्नर राज्यपाल बन जाता है तो उर्दू में कहेंगे फिर उसको सदर रियासत, और दो प्रधान इस देश के अंदर दोबारा फैसला। अब आप इन सब तथ्यों को देख लीजिए तो इस रिपोर्ट का एक वाक्य में अर्थ क्या है। 370 और उस नेहरूवियन सोच का सिद्धांत था जिन्होंने शेख साहब के प्रस्ताव को स्वीकार किया था कि संवैधानिक और राजनीतिक रिश्ते को कमजोर कर। हम लोगों ने संघर्ष करके उसको थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की, पूरा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ। पाकिस्तान उसको तोड़ने की कोशिश करता है। जहां जहां हम लोग उसको मजबूत कर पाए, ये वार्ताकारों की रिपोर्ट दोबारा से उस राजनीतिक और संवैधानिक रिश्ते को कमजोर करो। और ये जो अलग अस्तित्व की यात्रा अलगाववाद की तरफ है, इस यात्रा को चलने दो। राष्ट्रवादी विचार का इसमें कोई सोच नहीं। ये इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। और मैं मानता हूं कि इस देश के साथ इस रिपोर्ट को सीरियसली लेना,
शायद कहीं ना कहीं सरकार भी डरती, इसलिए संसद का पूरा सत्र चलने दिया, रिपोर्ट पे जिक्र नहीं किया, और जिस दिन सत्र समाप्त हुआ उसके एक दिन बाद रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। अगर तो सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डालना है, जो इस रिपोर्ट का स्थान है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दे तो हम सरकार का समर्थन करें, लेकिन अगर इस रिपोर्ट में से रीजनल काउंसिल बना दे या आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ करें तो उसका स्वागत है, लेकिन इस राजनीतिक और संवैधानिक रिश्ते को कमजोर करने का प्रयास होगा तो कम से कम हम जैसे लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। और जो आंदोलन मुखर्जी ने आरंभ की थी वो आगे बढ़ेगा, और मैं मानता हूं कि इतिहास को एक बार फिर विचार करने, हिस्ट्री विल हैव टू रिविजिट कि कश्मीर के ऊपर पंडित जी का दृष्टिकोण ठीक था कि डॉक्टर मुखर्जी का दृष्टिकोण ठीक था, और इसके ऊपर एक निर्णय। हवलदार साहब ने फटक से जवाब दिया, साहिबान ये है ऑटोमेटिक पोज, अंग्रेजी का वर्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल्दो आई एम बहुत इंटेलिजेंट, अगर आप 50% समझ जाते हो तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, अगर आप 75% समझ जाते हो तो आप बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हैं, बाकी 25% समझने। आपका निमंत्रण आने से पहले ही मैं ये रिपोर्ट पढ़ चुका था। मैन पथराव करने वालों को कंट्रोल नहीं कर रहे, क्या इसमें पॉलिटिशियन का हाथ था, क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था? ये सोचने की बात है। ये रिपोर्ट जो कह रही है कि इनको पूरे अधिकार दे दिए जाए, भाई किस तरह के अधिकार दोगे आप? मैं कश्मीर की सिचुएशन आपको बताना चाहता हूं। कश्मीर में अलगाववाद भारत के दूसरे हिस्सों के अलगाववाद से बिल्कुल अलग है। कश्मीर का अलगाववाद माइनॉरिटी कम्युनिटी का है। कश्मीर के अलगाववाद के साथ बाहरी मुल्क की मदद शामिल है। कश्मीर अलगाववाद के साथ धार्मिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और कश्मीर अलगाववाद के साथ हर कोशिश ये होती है, हर मूवमेंट, हर एजिटेशन, हर प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइज किया जाए। यूएनओ का एक दफ्तर बना हुआ है श्रीनगर में, सीधे जाते हैं और उसको संभाला देते हैं। ये हर इश्यू के ऊपर वो कहते हैं स्टेक होल्डर्स को बातचीत में लाओ। भाई स्टेक होल्डर कौन है? क्या नेशनल भाई हेलो आगे बताओ। नहीं बोल रहा सर और नहीं बोल रहा, ऊपर ही नहीं बोल रहा। अरे भाई लता कार से साइड रहो ना यार। सर प्लीज सर आगे आ जाओ मेरे। चलो आगे प्लीज। मैंने भाषण दिया यार 1 घंटा, आपने फॉलो कर लिया होगा। पार्टी प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बयान दे दिया, मुझे और कुछ नहीं कहना। रिसेंटली टाइम्स मैगजीन ने प्राइम मिनिस्टर को नॉर्मल अचीवर का